गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण की किताब गरिमा से पाठ 8 कारक। ठीक है, हम हमारी व्याकरण की किताब गरिमा से पाठ 8 पढ़ रहे हैं। पहले भी हम इसके 2 वीडियो देख चुके हैं। पाठ 8 के 2 वीडियो हम देख चुके हैं, जहां हमने कारक की परिभाषा पढ़ी है, कारक के भेद पढ़े हैं, कारक की विभक्तियां पढ़ी हैं, उनके चिन्ह पढ़े हैं। और दूसरे वीडियो में हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक को विस्तृत रूप से समझा है। आज हम आगे के 4 कारकों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 निकाल लेंगे सभी। 5वें नंबर पर लिखा है हमारा अपादान कारक। 5वें नंबर पर हमारा लिखा है अपादान कारक। से अलग होना है ना, से अलग होना इसकी विभक्ति है, तो इसकी विभक्ति भी लिख लेंगे, से अलग होना। चलिए शुरू करते हैं। अपादान कारक वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं, है ना। अब वाक्य में जहां कहीं कुछ चीजें ऐसा हो कि कोई चीज अलग हो रही हो, या जिस शब्द से ऐसा हमको मालूम पड़ रहा है कि कुछ चीजें एक दूसरे से अलग हो रही है ना, दूर हो रही है, तो वहां पर उन शब्दों से हम पहचान लेंगे कि वहां अपादान कारक है। एक उदाहरण से समझते हैं। पेड़ से आम गिरता है ना, पेड़ से आम गिरता है। अब भाई अभी तक तो आम लगा हुआ है, पेड़ पर आम लगा है, लेकिन यदि आम से पेड़ अलग, पेड़ से आम अलग होता है, गिरता है ना, तो गिरेगा तो अलग होगा, है ना। तो वहां अलग होने का भाव हो रहा है, एक दूसरे से दूर होने का भाव दिखता है। ठीक है, तो जिन शब्दों के माध्यम से यह भाव उत्पन्न होगा, यह दूर होने का भाव नजर आएगा, उसे हम अपादान कारक कहेंगे। ठीक है, तो इस उदाहरण में हमने देखा है कि पेड़ से आम गिरता है, तो से शब्द जो है वो इसका अपादान कारक है, क्योंकि वो अपादान कारक की विभक्ति भी है। और इस शब्द से हमें पता चलता है कि यह अलग हो रहा है ना। आम कहाँ से गिरा? अगर इसको हम प्रश्न बना करके पूछे कि आम कहाँ से गिरा, तो जवाब क्या होगा? पेड़ से। ठीक है, मतलब पेड़ से अलग हो रहा है। यहाँ आम पेड़ से अलग होता है, इसलिए अपादान कारक है। ठीक है, क्योंकि आम तो पेड़ पर ही लगेगा, लेकिन जब वो उससे अलग होता है, उसे टूट कर गिरता है, तो वो उससे दूर हो जाता है, अलग होता है, तो उस भाव को अपादान कारक कहते हैं, है ना। वो दूर होने के भाव को, अलग होने के भाव को क्या कहेंगे? अपादान कारक। ठीक है, चलिए 6वां है संबंध कारक, है ना। बहुत ही आसान बात है कि जो चीजें एक दूसरे में संबंध बताएगी, एक दूसरे में रिश्ता बताएगी, उसे हम संबंध कारक कहेंगे। जिस शब्द से 2 शब्दों के बीच संबंध का पता चलता हो उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से हमें अन्य शब्दों के बीच में संबंध पता चलता हो, कोई रिश्ता मालूम पड़ता हो, रिश्ता वो काका फूफा वाला नहीं होता है ना, दूसरा व्यवहारिक रिश्ता हो, तो या संबंध हो, है ना। नहीं तो तुम बोल दो कि इसमें तो काका दिखता ही नहीं है, इसमें फूफा दिखता नहीं है, तो कैसे रिश्ता होगा? तो वो वाला रिश्ता नहीं है इसमें, है ना, संबंध है ना, उनका भाव जुड़ता हो, तो वहां पर क्या होगा? संबंध कारक। ठीक है, अब संबंध कारक की विभक्तियां क्या क्या हैं? का, की, के, ना, नी, ने,
रा, री, रे। ये 6 विभक्तियां हैं, 9 विभक्तियां हैं संबंध कारक की, है ना। अब जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं, यह मुकेश की साइकिल है। यह मुकेश की साइकिल है। अब देखिए यहाँ पर की शब्द जो है वो संबंध बता रही है। किसमें संबंध बता रही है? मुकेश और साइकिल में, कि मुकेश की साइकिल है। ये जो साइकिल है वह किसकी है? मुकेश की है। तो मुकेश का संबंध किसी से है? साइकिल से, है ना। यहाँ मुकेश का संबंध साइकिल से है, इसलिए यह संबंध कारक है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। 7वें नंबर पे है हमारा, 7वें नंबर पर हमारा कारक है अधिकरण कारक। 7वां है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या हैं? मैं और पर। मैं, पर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है अधिकरण। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताए उसे अधिकरण कहते हैं। अब क्रिया किस जगह पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, किस अवस्था में हो रही है, ठीक है, तो उसकी सटीक जानकारी देने वाले शब्द को हम अधिकरण कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताए, है ना, जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है, किस जगह पर हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक। एक उदाहरण देखते हैं। संगीता पलंग पर बैठी है। ठीक है, अब बैठना क्या है? बैठना क्या हुआ? क्रिया हुआ। ठीक है, लेकिन बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? पलंग पर। ठीक है, कर्ता कौन है? संगीता है। संगीता बैठने का काम कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है, किस जगह पर कर रही है? पलंग पर। ठीक है, कहाँ कर रही है? पलंग पर बैठी है वो। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक, है ना। पर शब्द जो आया है वो क्या होगा? अधिकरण कारक, और उसकी विभक्ति भी है। अधिकरण कारक की विभक्ति भी है, मैं और पर। तो यहाँ पर क्या होगा? पलंग पर अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए 8वां और अंतिम वाला पढ़ते हैं। क्या है 8वां? देखते हैं। संबोधन कारक, है ना। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना, है ना, या किसी को कहना, या किसी को सुनाना, है ना, वो होता है संबोधन। ठीक है, अब संबोधन की विभक्तियां क्या होती है? हे, अरे, ओ, है ना। तो चलिए, जिस शब्द से पुकारने, बोलने, सुनाने या सावधान करने का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब जिन शब्दों से हमें ऐसा पता चले कि किसी को बुला रहे हैं, अरे इधर आओ, अरे बैठ जाओ, किसी को सुना रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, है ना, तो अरे शब्द क्या होगा? विभक्ति है इसकी, संबंध कारक की। ठीक है, ओ शब्द है हे भगवान, हे प्रभु, है ना, तो ये हे शब्द जो है वो विभक्ति है। चलिए उदाहरण से पढ़ते हैं। हे प्रभु हम पर दया करो, है ना। अब किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, हम किसको सुना रहे हैं भाई? प्रभु को, है ना, इसलिए प्रभु के सामने हे शब्द जुड़ा है ना। किसको सुना रहे हैं हम, किसको बोल रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं? प्रभु को। तो हे प्रभु हम पर दया करो, तो यहाँ पर हे शब्द जो है वो कारक है। कौन सा कारक? संबोधन कारक। यह शब्द, ये वाक्य जो है वो संबोधन कारक का है। हे, अरे, ओ शब्दों से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। सारे कारक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसके प्रश्नोत्तर करना ही है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है।